नमस्कार साथियों, मैं जयसेन एमजी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखने वाले हैं इतिहास के क्रम में अगला वीडियो जो रहेगा आपका महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार 16 महाजनपदों का उत्थान या 16 महाजनपद जो क्रमागत जो बनाए गए थे या इन सब में 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो कौन हुआ करता था और इनमें जो सबसे शक्तिशाली हुआ उसका उत्थान और उसके विकास का कारण क्या रहा। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन जो रहेगा आपका 16 महाजनपद और मगध का उत्कर्ष। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि 16 महाजनपदों में कौन कौन से आपके वो महाजनपद थे जिन्हें हमें पढ़ना रहेगा। तो हम देखेंगे कि इतिहास में हमें अगर महाजनपदों में की अगर जानकारी मिलती है तो हमें कुल मिलाकर 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है या 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी देने वाले जो ग्रंथ हैं या फिर हमें जो साहित्य है वो कौन से हैं। तो हम देखेंगे कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र और आपका बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। ये दो ग्रंथ हमें बताते हैं कि इतिहास में कुल मिलाकर आपके कितने तो 16 महाजनपद हुए हैं। कितने महाजनपद हुए हैं? 16 महाजनपदों का हमें इसमें क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों में कौन कौन से महाजनपद थे? आइए हम क्रम से इनको याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मगध महाजनपद, दूसरा रहेगा आपका बज्जी महाजनपद, वत्स महाजनपद, कौशल महाजनपद, काशी महाजनपद, पांचाल महाजनपद, अंग महाजनपद, अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, गांधार, अस्मक, मल्ल, कौशल, कुरु और कंबोज। इस सारे के सारे 16 महाजनपद हो जाते हैं। अब 16 महाजनपद को याद करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है या फिर इनको याद करने के लिए हमें कोई ना कोई एक तरकीब आजमानी पड़ती है जिनको हम याद कर सकें। आइए हम देखते हैं इनमें से हमारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है या कौन हमारे लिए महत्वपूर्ण महाजनपद रहा, उसी के बारे में हमें इनको पढ़ना रहेगा। तो हम देखेंगे इन सब महाजनपदों में से या 16 महाजनपदों में से मगध एकमात्र ऐसा महाजनपद था जिसने सभी महाजनपदों को जीत कर अपने अंडर में ले लिया था या अपने कब्जे में कर लिया था। तो देखेंगे अब हम मगध के बारे में कि मगध का उत्थान कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, किसने इसका निर्माण किया और किसने इसको आगे बढ़ाया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि महाजनपद में जो मगध महाजनपद हुआ करता था यह सबसे शक्तिशाली रहा जो कि सभी महाजनपदों को एक बार में एक एक करके क्या करता है, जीत लेता है। आगे हम देखेंगे कि महाजनपदों में जो मगध महाजनपद था इस पर या इसको बसाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हुआ करता था। तो बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति था जिसने मगध को बसाया था। मगध यानी कि शहर स्थान की बात कर रहे हैं अपन कि मगध साम्राज्य की नहीं, मगध शहर की बात कर रहे हैं, मगध स्थान की बात कर रहे हैं कि मगध स्थान को या मगध जगह को किसके द्वारा बसाया गया था। तो बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति था, उसने इसको बसाया था। आगे हम देखेंगे कि इसकी जानकारी कौन देता है कि बृहद्रथ ही वह व्यक्ति था जिसने मगध को बसाया था। तो एक पुराण और महाभारत ग्रंथ और पुराण दो ऐसे ग्रंथ हैं जहां से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बृहद्रथ नामक एक व्यक्ति था जिसने मगध को बसाया था। आगे हम देखेंगे कि बृहद्रथ के बाद इसके पुत्र जरासंध द्वारा इस पर राज्य किया गया है, इस शहर पर शासन किया गया था। देखिए ये शासन, ये राज्य जो हो रहा था बहुत ही छोटे लेवल पर, एक मुखिया के तौर पर, एक ग्रामीण लेवल पर हो रहा था, एक छोटे स्तर पर हो रहा था। और उसके बाद जो आता है बृहद्रथ के बाद वो जरासंध था। जरासंध ने क्या किया कि मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह को बनाया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजगृह या गिरिब्रज किसके द्वारा राजधानी बनाई गई थी। तो किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी जरासंध द्वारा जो कि बृहद्रथ वंश का एक शासक हुआ करता था या व्यक्ति था। आगे हम देखेंगे कि इसके बाद जरासंध के बाद इस स्थान पर या इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेता एक व्यक्ति जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार द्वारा मगध को एक विशेष रूप में देखा गया और इस स्थान पर शासन करके, कब्जा करके शासन किया और एक नए वंश की स्थापना किया, एक प्रमुख राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था हर्यक वंश। क्या नाम हुआ करता था? हर्यक वंश। हर्यक वंश की क्या करता है? स्थापना कर देता और यहीं से मगध का वर्चस्व बढ़ना चालू होता है और यहीं से मगध की
जो आपका असली मगध साम्राज्य था या वास्तविक मगध साम्राज्य था उसकी नींव पड़ जाती है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि इस प्रकार या ऐसे मगध साम्राज्य की या मगध की क्या होती है, स्थापना होती है, और फिर कैसे मगध का उत्कर्ष होता है। मगध का उत्कर्ष माने मगध पर फिर कैसे कैसे नए नए राजा आए, नया वंश आया और कैसे यह आगे बढ़ता गया। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष में, तो मगध के उत्कर्ष को या समय को हम 3 भागों में या 3 कालों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 काल कौन कौन से, तो पहला आता है आपका कौन सा, पूर्व मौर्य काल, यानी कि मौर्यों से पहले जो काल था उसको हम पूर्व मौर्य काल। फिर आएंगे अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को, जो कि मौर्यों द्वारा बनाया गया था, मौर्यों का समय था। फिर पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल या मौर्यों के बाद के समय को, तो इनमें कौन कौन से राजा है इनको हम देखने वाले। तो हम सबसे पहले देखेंगे पूर्व मौर्य काल को, यानी मौर्यों से पहले का जो समय रहा। तो मौर्यों से पहले का जो समय था उसमें हम पढ़ेंगे शासकों में हर्यक वंश को। पहला वंश जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम हर्यक वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार द्वारा की गई थी, जो कि हर्यक वंश का शासक था। इसने 544 से लेकर 512 तक, यानी इस वंश ने, पूरे वंश ने 544 से लेकर 512 तक शासन किया। इसमें कई राजा आए जो कि हम आगे इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे देखें हम इसके बाद कि दूसरा जो वंश आया वो वंश आया आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आपके हर्यक वंश के जस्ट बाद आने वाला वंश था, और इसने 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक क्या किया, शासन किया। देखिए हम देखेंगे, जिस भी स्टूडेंट को या विद्यार्थी को ये पता नहीं है कि हम इसमें घटता क्रम क्यों ले रहे हैं, तो ईसा पूर्व में जब भी जाता है वो आपका घटता क्रम जाता है और ईस्वी में हमारा बढ़ता क्रम जाता है। इसलिए हमने देखा कि यहाँ 544 से 412 आ गया और 412 से 344 आ गया। बीसी मतलब होता है कि बिफोर ऑफ बर्थ क्राइस्ट की, यानी जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात अपन कर रहे हैं, तो उसको बीसी से करते हैं। इसी को अपन ईसा पूर्व भी लिखते हैं, इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं, ईसा पूर्व भी कहते हैं। अब देखेंगे इस पर आने वाला जो तीसरा वंश था जो मौर्यों के पहले आया था वो था नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद हुआ करता था। इसने 300 या इस वंश ने पूरे के पूरे वंश ने 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक शासन किया मगध पर। 323 ईसा पूर्व की हम सभी घटना जानते हैं कि क्या होता है, फिर उसको डिफीट कर देता है या फिर उसको पराजित कर देता है अंतिम वंश, माफ कीजिए, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर देता है। मौर्य वंश का प्रथम शासक या चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है और अगले वंश की स्थापना कर देता है। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि पूर्व मौर्य काल में कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए। विदेशी आक्रमणों में देखेंगे कि ईरानियों का आक्रमण हुआ, जिसमें डेरियस प्रथम, मिनांडर वगैरह ये लोग आए, और हम देखेंगे कि यूनानी आक्रमण भी हुए, जिसमें सिकंदर महान जैसा व्यक्ति भी भारत में आया था। सिकंदर महान व्यक्ति ये भारत में आया था, ये 326 ईसा पूर्व में भारत में आया था। तो ये क्या रहे आपके मौर्यों से पहले का समय या पूर्व मौर्य काल में अपने को इनको पढ़ना रहेगा, जो कि अपन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। ये केवल हम देख रहे हैं कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, कौन कौन से राजाओं ने इस पर शासन किया। अब हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को कि मौर्य साम्राज्य ने भी इस पर शासन किया था। मौर्य साम्राज्य आपका जो समय चला वो चला आपका 323 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक के समय में मौर्यों ने शासन किया, जिनमें प्रमुख राजाओं में आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल और अंतिम शासक दशरथ इसमें होता है, और माफ कीजिए बृहद्रथ इसमें होता है। ये सारे के सारे शासक आपके मौर्यों के ही शासक रहे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को चलाया और इतना शासन इसमें चलता रहा। आगे हम देखेंगे कि मौर्य काल के यानी मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश आए, यानी कि मौर्यों के बाद फिर कौन कौन से ऐसे राजा रहे, कौन कौन सा ऐसा वंश रहा जिसने मगध के उत्कर्ष को आगे लेके गया और मगध पर राज्य किया। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले आने वाले वो थे आपके शुंग वंश। शुंग वंश के शासकों द्वारा मगध पर शासन किया गया और इन्होंने 185 से लेकर 72 बीसी तक यानी ईसा पूर्व तक शासन किया है। दूसरे शासकों में आने वाला जो वंश था वो था कंड वंश। इन्होंने 72 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक जो समय रहा उसमें शासन किया। तीसरा जो वंश रहा वो रहा आंध सातवाहन। इनका कोई क्लियर हमें डेट नहीं मिलता है, लेकिन हम ये समझ लेंगे क्रम के अनुसार कि कंडों के बाद कौन आते हैं, सातवाहन आते हैं। और हम देखेंगे कि विदेशी शासक भी कुछ आए जिन्होंने इस वाले एरिया में या फिर इन्हीं के समकालीन दूसरे एरिया में जो हमें मौर्य उत्तर काल के अंतर्गत ही पढ़ना होता है, हालांकि ये मगध का पूरा क्षेत्र नहीं था, मगध के आसपास के बाहरी के क्षेत्र हुआ करते थे, उनमें भी कुछ विदेशी शासक आए, उनको पढ़ना रहेगा। जैसे आपके हिंदी यूनानी, शक, पहलव और कुषाण।
कुषाण इनमें आप देखोगे कि सबसे प्रतापी रहे, हिंद यूनानी भी इसमें सबसे प्रतापी रहे, और शक, ये सारे के सारे 3 शासक बहुत ही शक्तिशाली साबित हुए। हिंद यूनानी ही वह शासक थे जिन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्कों को भी चलाया था। ये सब जानकारी हम अगली आने वाली वीडियो में, जिसमें आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, हर एक वंश को हम पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, यहाँ हम पढ़ के आए हैं कि सभी महाजनपदों को एक महाजनपद द्वारा डिफीट कर दिया गया था, एक महाजनपद द्वारा जीत लिया गया था, वो था मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद के इतने शक्तिशाली होने के कारण क्या रहे, ऐसा क्या आसार बने कि मगध ही वह राज महाजनपद क्यों बना जो आगे बढ़ गया। तो इसके कुछ कारण में अपन देखेंगे कि इसके कुछ भौगोलिक क्षेत्र के कारण रहे, योग्य राजा रहे और उन्नति कृषि रही। अब इनमें देखेंगे कैसे उन्नति रही, तो देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र में क्या रहा। भौगोलिक क्षेत्र में जब आप देखोगे तो मगध महाजनपद की आगे चल के जो राजधानी रही या मगध महाजनपद जो बसाया गया था वो दरअसल आपका गंगा और सोन और यहाँ से आने वाली गंडक नदी के बीचों बीच पर बसाया गया था। यानी कि आपका यह जो साम्राज्य था, यह जो महाजनपद था, ये तीनों चारों ओर से सुरक्षित था। तो कोई दूसरा महाजनपद इन पर आक्रमण नहीं कर सकता था, कोई दूसरा शासक आक्रमण नहीं कर सकता। तो व्यक्ति तभी दूसरों पर या तभी आगे बढ़ने की कोशिश करता है जब पूरी तरह से वो सुरक्षित हो, तब जाके दूसरों पर आक्रमण करेगा। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा क्या रहा कि इसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। यानी कि मगध के आसपास वाले एरिया में बहुत अत्यधिक मात्रा में जंगल थे, जिनमें से जंगलों में से मगध की शासन में सेनाओं में हाथियों को भर्ती किया गया था। और हाथियों का भर्ती होना मतलब सेना में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना। हाथियों को पकड़ पकड़ के लाया जाता था और सेना में भर्ती किया जाता था, जिससे कि सेना बहुत मजबूत हो गई थी। और एक तो ये कारण रहा कि आगे आने वाले जितने भी युद्ध रहे, जितने भी शासक रहे, माफ कीजिए, युद्ध लड़ने वाले रहे, उन्होंने सारे युद्ध जीतते गए और मगध को आगे लेते गए। तीसरे कारण में देखेंगे कि इन्हीं वनों से लाई जाती थी लकड़ी, और लकड़ी से बनाए जाते थे युद्ध हथियार और रथ वगैरह का भी निर्माण होता था। तो भौगोलिक क्षेत्र रहा जिससे कि मगध क्या होता गया, शक्तिशाली होता गया। योग्य राजा की यदि हम बात करें तो बहुत सारे इसमें योग्य राजा आए। जैसे कि आपका शुरुआत से भी देखें तो बिंबिसार बहुत ही योग्य राजा था, बहुत ही योग्य शासक था। उसके बाद अजातशत्रु आया, शिशुनाग आए, और मौर्यों में भी बहुत सारे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और आगे आने वाले जितने भी शासक रहे, सारे के सारे योग्य शासक हुए, जिनके कारण मगध आपका एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अब उन्नत कृषि की यदि हम बात करें तो उन्नत कृषि में हम देखेंगे कि वर्तमान आज के बिहार में पड़ेगा, और बिहार में निकलने वाली प्रत्येक नदियों में का जो दुआब था, जो क्षेत्र था, बहुत ही उपजाऊ हुआ करता था, जिस कारण यहाँ से कृषि बहुत ही उन्नत मात्रा में होती थी। और यही कारण रहा कि उन्नत कृषि के कारण यहाँ पर धन धान्य अच्छे खासा होता था, इसलिए यह और क्या कर गया, ग्रोथ कर गया और आगे बढ़ता गया। ये रहा मगध का पूरा वर्णन की मगध का मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और महाजनपदों में मगध अपना स्थान कैसे प्राप्त किया। अगली आने वाली वीडियो में हम देखेंगे मगध पर आने वाले प्रमुख राजवंश के बारे में या हर्यक वंश के बारे में, जिसे हम पितृहंता वंश भी बोलते हैं। तो पितृहंता वंश क्यों बोलते हैं, क्या कारण रहा, ये जानने के लिए अपन देखेंगे अगले वीडियो तक बने रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट विद्यार्थियों के पास ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।